ये आतिशदान की आग को रेतने और राख हटाने के काम आने वाली लोहे की मोटी और लंबी सलाख थी, जिसके एक सिरे पर हथी लगी हुई थी और इस हथी के ऊपर बिल्कुल ताज़ा और सुरसुर खून जमा हुआ था। मैंने हाथ लगाए बगैर उसे झुककर और करीब से देखा। खून ना सिर्फ हथी पर जमा हुआ था बल्कि सलाख के नीचे और दरमियानी हिस्से पर भी मौजूद था। क्या ये सलाख इससे पहले भी यहाँ पड़ी हुई थी? इस पर ताज़ा खून के धब्बे कहाँ से आए? ये खून इंसान का है या हैवान का? इस किस्म के बहुत से सवालात बिजली की मानिंद मेरे जहन में आए। अगर सलाख इससे पहले यहाँ ना थी तो कौन लाया, और वो कमरे में किस वक्त और किस रास्ते दाखिल हुआ? दरवाज़ा तो बाहर से मुकफ़ल रहता है। आने वाला यकीनन खिड़की या चिमनी के रास्ते आ सकता है, और यूं टॉस्क और उसके दोस्तों को दहशत ज़दा करने के लिए इस सलाख पर लगाया गया है। ये सोचकर मेरा दिल नादीदा दुश्मन के खिलाफ नफरत और हकारत से भर गया। मैंने बुलंद आवाज़ से कहा, मालूम हो गया दोस्तों तुम कितने पानी में हो। तुम खून लगाने वाली ये हिमाकत ना करते तो शायद मैं तुम्हें भूत समझ लेता, मगर अब नहीं, हरगिज़ नहीं। अगर तुम मेरी आवाज़ सुनते हो तो जान लो तुम्हारा मुकाबला टॉस्क से नहीं, कार्नेगी से है, और कार्नेगी ने आज तक शिकस्त नहीं खाई। मैंने वहशियाना अंदाज में कहा लगाया और यूँ महसूस हुआ जैसे कमरे की दीवारों और फर्श का एक एक पत्थर मुझे घूर रहा है, कुछ कह रहा है, लेकिन मैं उनकी ज़ुबान समझने से कासिर था। बोलो, तुम क्या कहना चाहते हो? अपनी दीवानगी का एहसास होने के बावजूद मैं चीखने पर मजबूर था। कमरे का पुरहोल सुनाटा मेरी रूह में सरायत करने लगा। मैं बिखरे हुए जंगली सांड की मानिंद कमरे में फिरने लगा। आहा, डर गए? अब अपना सांस क्यों नहीं बजाते? रो, खूब जोर से चीखो। तुम्हारे इस रोने और चीखने से टॉस्क अपना इरादा नहीं बदल सकता। वो मिस टोनी से शादी ज़रूर करेगा। हिम्मत है तो उसे रोक लो मेरे प्यारे भूत। मैं बेदम होकर आतिशदान के पास रुका और बुरी तरह हाँफने लगा। मेरा जिस्म पसीने से तर था। इसी जोश के आलम में पिस्तौल फेंक कर लोहे की खून आलूद सलाख उठा ली। सलाख को छूते ही जैसे भूचाल आ गया। कमरा दफ्तन भयानक आवाज़ों से गूंज उठा और मुझे यूँ महसूस हुआ जैसे आवाज़ों की बर्छे और तलवारें चारों तरफ से मुझ पर चल रही हैं। मैंने सलाख फर्श पर दे मारी और लोहे की नहायत मजबूत मोटी सलाख नाजुक शीशे की मानिंद फर्श पर गिरी और टुकड़े टुकड़े हो गई, और उसके अंदर से खून का फवारा उबल पड़ा। मैंने कमरे से बाहर छलांग लगाई, दरवाज़ा धमाके से बंद किया और दौड़ता हुआ अपनी खाबगाह की तरफ चला गया, मगर गैलरी के सिरे पर खड़े हुए एक आदमी से टकरा कर नीचे गिर पड़ा। कॉर्नेगी, मैंने टास्क के पुकारने की आवाज़ सुनी। उसने मुझे संभाला और अपने कमरे में ले जाकर बिस्तर पर लेटा दिया और लपक कर पानी का गिलास लाया। पानी पीकर मेरे होश ठिकाने आए और मैंने टास्क को सारा किस्सा सुनाया। मैंने देखा कि उसके चेहरे पर भी खौफ के आसार हैं, लेकिन इसने बेपरवाही से कहा, हाँ कुछ भी हो कॉर्नेगी, मैं मिस टोनी से शादी करके रहूँगा। मैं अपना इरादा बदल नहीं सकता। मुझे तो अब भी यकीन है कि ये बदरूह नहीं, वही मेरे रकीब या कुछ और बदमाश हैं जो मुझसे पलाहाली करवाना चाहते हैं। अच्छा, आप सब कुछ भूल कर सो जाओ। उसने मेज़ की दराज से हाँ बगर गोलियाँ निकाल कर मुझे खिलाई और मैं जल्दी दुनिया माफिया से बेखबर होकर सो गया। अगले रोज़ सुबह मैं टॉस के साथ आसिफ ज़दा कमरे की तरफ गया तो ताकि उसे सलाख के टुकड़े और खून के धब्बे दिखाऊं। जब हम अंदर दाखिल हुए तो कमरा पहले की तरह साफ़ और खाली था। मैं आंखें फाड़ फाड़ कर तकने लगा। सलाख आतिशदान के अंदर पड़ी दिखाई दी, लेकिन उस पर ना तो खून के धब्बे थे और ना वो टूटी हुई थी। मैंने खिड़कियों पर जिस तरह बाल चिपकाए थे वो उसी तरह चिपके हुए थे। पिस्तौल एक तरफ पड़ा हुआ था। मेरा सर चकराने लगा और मैं हैरान व शशदद टॉस्क को घसीटता हुआ बाहर निकल आया। दोपहर का टॉस्क मिस टॉनी से मिलने चला गया। टॉम बंदूक लेकर शिकार खेलने निकल गया। बावर्ची अपने काम धंधे में मसरूफ़ था। गले के इर्द गिर्द कोई बस्ती, कोई आबादी ना थी, और ना किसी शख्स को मैंने उधर से गुजरते देखा। नज़दीक तरीन बस्ती 7 मील दूर थी। मैं दरअसल इस कले की गुज़िश्ता तारीख से आगाह होना चाहता था, और ज़रूरी था कि किसी उम्र रसीदा बूढ़े से मिलकर मालूमात हासिल की जाएँ। बहरहाल दोपहर का खाना खाकर मैं फिर उस कमरे की तरफ चला। इस मरतबा मैंने सीढ़ी लगाकर उसकी छत, दीवारों के उफ़क़ी कोनों को अच्छी तरह ठोंक बजा कर देखा। फिर कले की छत पर चढ़ा। वहाँ भी कोई काबिल तशवीश बात नज़र ना आई। चिमनी के अंदर झांका। कुछ पता न चलता था कि आवाज़ का असल मंबा किधर है, और अगर ये आवाज़ किसी मशीन से पैदा होती है तो मशीन आखिर कहाँ छुपाई जा सकती है। सलाह में से खून का निकल आना ऐसी मुश्किल बात ना थी। कोई भी शोबदेबाज ऐसी चीज़ें तैयार कर सकता है। यकायक मुझे उस छोटे से टेप रिकॉर्डर का ख्याल आया जो मेरे अटैची केस में रखा हुआ था। वो बैटरी से काम करता था। मुझे अपने आप पर सख्त गुस्सा आया कि टेप रिकॉर्डर का ख्याल पहले क्यों ना आया। मैं उसके ज़रिए बड़ी आसानी से कमरे की आवाज़ें रिकॉर्ड कर सकता था। अब मैं बेसब्री से रात का इंतज़ार करने लगा। शाम को टॉस को वापस आया तो बेहद खुश था। उसने बताया कि वो मिस टोनी के दिल से कमरे की पुरस्कार आवाज़ों का डर निकाल आया है। टॉस्क ने उसे झूठ मूठ मुतमईन कर दिया कि वो आवाज़ें बदरूह की नहीं बल्कि चिमनी के अंदर सुराख पैदा होने की वजह से पैदा होती हैं, और ये सुराख बंद कर दिए गए हैं। टॉस्क ने मुझे बताया कि अगले इतवार को मिस टोनी से उसकी शादी हो जाएगी और वो कले में रहने के लिए तैयार हो गई है। मैंने अपने दोस्त को समझाने की कोशिश की कि वो जल्दबाजी से काम ना ले, क्योंकि आवाज़ें तो बहरहाल रात को सुनाई देती हैं। अगर मिस टोनी ने ये आवाज़ें सुन ली तो उसे ना सिर्फ रंज होगा
बल्कि मुमकिन है कि वो उससे दगाबाज समझ कर नफरत भी करने लगे। बात तो ठीक है, बहरहाल शादी हो जाने के बाद मैं कहीं और चला जाऊंगा। मैं अपनी बीवी को परेशान नहीं करना चाहता। खैर, ये बताओ मिस्टर शर्लक होम्स, तुमने आवाज़ों का सुराग लगाने में कहाँ तक कामयाबी हासिल की है? मैंने उसे टेप रिकॉर्डर लगाने की तजवीज़ से आगाह किया। उसने तायीद की और रात के खाने से फारिग होकर हम आवाज़ों के इंतज़ार में बैठ गए। ठीक 11 बजे कमरे से रोने की हल्की हल्की आवाज़ उठी जो बतदरीज बुलंद होती गई। हमने फ़ौरन मशीन लगाई, टॉर्चें रोशन की और कमरे की तरफ दबे पाँव चल दिए। वहाँ पहुँचते पहुँचते रोने की आवाज़ लर्ज़ा हेज़ चीखों में तब्दील हो चुकी थी और इस गहरे सुनाटे में बिला मुबालगा दूर दूर तक सुनी जा सकती थी। लेकिन मुझे बताया गया था कि ये आवाज़ें गले के रहने वाले ही सुन सकते हैं। हमने टेप रिकॉर्डर का बटन दबाया और मशीन के खाने में जलती हुई सब्ज़ रोशनी थरथराने लगी, जिसका मतलब था कि आवाज़ रिकॉर्ड हो रही है। 15 मिनट तक रोने, चीखने और साज बजने की मिली जुली आवाज़ें रिकॉर्ड करने के बाद मैंने मशीन बंद की और उसे उठाकर टॉस्क की खाबगाह में ले गए और टेप को दोबारा चलाकर देखना चाहा कि आवाज़ सही रिकॉर्ड हुई है या नहीं। मगर उस वक्त हम पर हैरत के साथ साथ जो दहशत तारी हुई उसका अंदाज़ा नामुमकिन है। फीता हमारी नज़रों के सामने घूम रहा था लेकिन उसमें कोई आवाज़ ना थी। मशीन ख़राब है, टॉस्क ने रुमाल से चेहरे पर नमूदार होने वाले पसीने के कतरे पोंछते हुए कहा। ये कैसे मुमकिन है? तुमने खुद देखा था कि जब मैंने बटन दबाया और चरखी घूमी तो सब्ज़ रोशनी थरथराने लगी थी। अगर आवाज़ रिकॉर्ड ना होती तो रोशनी साकत रहती और हरकत में ना आती। फिर वो आवाज़ कहाँ है जो तुम्हारी इस मशीन ने सुनी थी? टॉस्क ने तंज़ी आवाज़ में पूछा। मुझे खुद ताज्जुब है कि ऐसा क्यों हुआ। लो अभी इसे टेस्ट कर लेते हैं। ये रहा माइक्रोफ़ोन, तुम कुछ बोलो, देखें आवाज़ें भरी जाती हैं या नहीं। आवाज़ बिलाशुबा भरी गई थी। ये क्या राज था कि मशीन ने कमरे की आवाज़ें रिकॉर्ड नहीं की, शायद इसलिए कि वो आवाज़ें उस बेजान मशीन ने सुनी ही नहीं। टॉस्क की हालत यकायक गैर हो गई और वो थर थर काँपने लगा। मैंने उसे बिस्तर पर लिटा दिया और ऊपर तले कई कंबल डाल दिए, मगर फिर भी वो सर्दी की शिकायत किए जा रहा था। उसके दांत बज रहे थे और जिस्म का तमाम खून जैसे चेहरे पर जमा होता जा रहा था। आहिस्ता आहिस्ता उस पर बेहोशी सी तारी हो गई। मैंने उसके भाई और बावर्ची को खबर की। हम सब ने रात का बकिया हिस्सा टॉस्क के सराहने बैठ कर काटा। सुबह सादक से पहले उसने आंखें खोली और मुझे घूरने लगा। शायद वो मुझे पहचानने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जब वो बोला तो आवाज़ कहीं दूर से आती सुनाई दी। जाओ मिस टोनी को बुला लाओ। तुमने नहीं सुना मैं क्या कह रहा हूँ? उसे बुला लाओ। उसने ये कहकर आंखें बंद कर लीं। मैं और टॉम एक दूसरे का मुंह तकने लगे। दिमाग पर असर है, टॉम ने कहा। मिस टोनी को बुलाना ही पड़ेगा वरना ये हमेशा के लिए पागल ना हो जाए। टॉस्क के लबों पर एक अजीब सी मुस्कुराहट नमदार हुई। यकीनन उसने ये जुमला सुन लिया था लेकिन वो कुछ बोला नहीं। टॉम ने उस वक्त घोड़ा गाड़ी तैयार की और मिस टोनी को लाने के लिए रवाना हो गया, जो कले से बहुत दूर एक कस्बे में अपने वालदेन के साथ रहती थी। सूरज निकला तो टॉस्क गहरी नींद सो रहा था और उसका थरथराता हुआ जिस्म आहिस्ता आहिस्ता साकिन हो गया था। मैं चूंकि रात भर का जागा हुआ था इसलिए बावर्ची को टॉस्क की निगरानी का हुक्म देकर अपने कमरे में चला गया और बिस्तर पर लेटते ही बेखबर सो गया। शाम को आँख खुली तो टॉम मेरे सराहने खड़ा था। उसने बताया कि मिस टोनी गले के अंदर आने को तैयार न थी, लेकिन टॉस की बीमारी का हाल सुनकर उसे आना ही पड़ा। अब वो टॉस के कमरे में मौजूद है और उसकी तीमारदारी कर रही है। उसकी हालत पहले से बेहतर है। मैं डॉक्टर को भी अपने साथ लाया था, उसने चंद दवाएं दी हैं। अब उसे छोड़ने जा रहा हूँ। वो रात को इस किले में ठहरने के लिए किसी तरह आमादा नहीं होता। तुम यहीं ठहरो, डॉक्टर को मैं साथ ले जाता हूँ, मैंने कहा। गाड़ी में ताज़ा दम घोड़े जुतवाए गए। डॉक्टर एक मुअम्मर और तजुर्बाकार आदमी था। जब मैं गाड़ी दौड़ाता हुआ किले की हदूद से बाहर निकल गया तो डॉक्टर ने इत्मीनान से बैठते हुए कहा, खुदा का शुक्र है कि मैं इस मनहूस इमारत से सही सलामत निकल आया। मैंने चौंक कर डॉक्टर की तरफ देखा और पूछा, डॉक्टर तुमने इस इमारत को मनहूस कैसे कहा? ये इमारत आसेब ज़दा है क्या? आह, तुम्हें अब तक पता नहीं चला मेरे बेटे? डॉक्टर ने हैरत से हमें स्क्वेड कर पूछा। फिर वह यकायक खामोश हो गया। कुछ देर बाद रुकते रुकते बोला, मेरी उम्र 70 बरस है और जब से मैंने होश संभाला है अपने बुज़ुर्गों से सुनता आया हूँ कि ये कला हर साल किसी न किसी आदमी की जान लेता है। तुमने इसके मशरकी हिस्से के एक कमरे से उठती हुई आवाज़ें नहीं सुनी, जैसे कोई आग में जल रहा हो और उसकी हलक से चीखें निकल रही हों? तुमने साज़ों की आवाज़ें भी शायद सुनी हों। सदियों से उसकी रूह इंतकाम लेने के लिए बेकरार है। किसकी रूह? मैंने बेसब्री से दरियाफ्त किया। एक शहज़ादे की, जो आज से कई सौ साल पहले इस किले में रहने वाली एक शहज़ादी से मोहब्बत करता था, लेकिन वो उससे शादी नहीं कर सकता था क्योंकि इस किले को बनवाने वाला बादशाह शहज़ादे के बाप का जानी दुश्मन था और कई बार एक दूसरे के मुल्क पर हमला कर चुके थे। शहज़ादा मोहब्बत के हाथों मजबूर होकर अदना आदिम का भेस बदल कर किले में आता और शहज़ादी से मिलकर चला जाता। लेकिन एक रात जब वो किले में दाखिल हुआ और शहज़ादी के पास पहुंचा तो पहरेदारों ने उसे देख लिया और पकड़ कर बादशाह के सामने पेश कर दिया। बादशाह ने शहज़ादे को किले के मशरकी हिस्से में कैद कर दिया और उसे बड़ी अज़ियतें दी। पहले लोहे की सलाहें आग में सुरख करके उसका जिस्म दागा गया, फिर उसकी आंखें निकाली गईं और एक रात उसे आतिशदान के ऊपर लटकाकर आग में जला दिया गया।
اس دردناک کہانی کا پہلو یہ ہے کہ شہزادی نے اپنے باپ کے سامنے جھوٹ بولتے ہوئے نوجوان شہزادے کو پہچاننے سے انکار کر دیا اور کہا کہ وہ اسے زبردستی قلعے سے بھگا کر لے جانا چاہتا تھا۔ میں نے سنا ہے کہ جب شہزادے کو آگ میں جلایا جا رہا تھا تو اس نے چیختے ہوئے کہا تھا کہ وہ اس خاندان سے ضرور انتقام لے گا اور اس وقت تک اس کی روح کو ابدی آرام میسر نہ ہوگا جب تک کہ اس خاندان کا ایک فرد بھی اس زمین پر زندہ ہے۔ گاڑی قصبے میں پہنچی تو رات کے 10 بج رہے تھے۔ ڈاکٹر نے اپنے مکان کے قریب گاڑی سے اترتے ہوئے افسردہ لہجے میں کہا، تم آج رات میرے گھر ٹھہر جاؤ، صبح چلے جانا۔ 20 میل کا مزید سفر تمہارے لیے تکلیف دہ ہوگا۔ آدھی رات کو قلعے میں پہنچو گے۔ کیا تمہیں اس ماحول سے ڈر نہیں لگتا؟ تمہارا دوست جتنی جلد وہاں سے نکل جائے اتنا ہی اس کے حق میں بہتر ہے۔ میں نے اسے بہت سمجھایا ڈاکٹر، مگر وہ بڑا ضدی ہے۔ ایک آئرش لڑکی کے پنجہ الفت میں گرفتار ہو گیا ہے اور کہتا ہے کہ اس سے شادی رچانے کے بعد قلعہ چھوڑے گا۔ اس نے چند ترکیبوں سے اس قسم کی شرط بھی لگا رکھی ہے۔ تمہارے دوست نے حماقت کی۔ کون ہے وہ آئرش لڑکی؟ کہاں رہتی ہے؟ کیا نام ہے اس کا؟ میں نے اسے ابھی تک دیکھا تو نہیں۔ اس کے غیر معمولی حسن کے قصے سنے ہیں۔ ٹاسک نے بتایا تھا کہ وہ شاہی خاندان سے تعلق رکھتی ہے۔ کیا کہا؟ ڈاکٹر چلایا۔ کیا وہی لڑکی تو نہیں جو آج ٹاسک کی تیمارداری کر رہی تھی؟ جی ہاں وہی ہوگی، میں نے جواب دیا۔ خدا کی پناہ، بڈھا پھر چلایا، دیر نہ کرو، فوراً قلعے کی طرف روانہ ہو جاؤ۔ تمہارے دوست اور اس لڑکی کی جان خطرے میں ہے۔ روح کے انتقام لینے کا وقت آ گیا ہے۔ اس لڑکی کا نام ڈونی ہے، میں اسے جانتا ہوں۔ وہ واقعی اس بادشاہ کی اولاد میں سے ہے جس نے یہ قلعہ بنوایا تھا۔ اسے فوراً قلعے سے باہر نکال دو، جاؤ۔ اس نے مجھے گاڑی کی طرف دھکیل دیا۔ اف، تم نے مجھے پہلے کیوں نہ بتایا؟ اگر تم آدھی رات سے پہلے قلعے میں پہنچ سکے تو ان کی جانیں بچا سکتے ہو، جلدی کرو۔ میں نے گھوڑوں کو چابک رسید کیے اور آندھی کی طرح قلعے کی طرف روانہ ہوا۔ رات انتہائی سرد اور تاریک تھی۔ ابھی بمشکل نصف فاصلہ ہی طے کیا تھا کہ آسمان پر بادل گرجنے لگے اور بجلی کی کڑک چمک تیز ہوتی گئی۔ بھگی میں جتے ہوئے طاقتور گھوڑے طوفان سے بدحواس ہو کر سرپٹ دوڑنے لگے۔ ہر آن خطرہ تھا کہ گھوڑے ٹھوکر کھا کر گر گئے تو میری ہڈی پسلی ایک ہو جائے گی۔ تھوڑی دیر بعد موسلادھار بارش شروع ہو گئی۔ طوفان کا شور لمحہ بلمحہ بڑھتا جا رہا تھا اور جب بجلی کڑکتی تو یوں معلوم ہوتا جیسے مجھ پر گرے گی۔ خدا خدا کر کے بارش پھوار میں تبدیل ہوئی۔ گھوڑے بھی دوڑ دوڑ کر ہلکان ہو چکے تھے۔ میں نے اندازہ کیا کہ قلعہ 3 یا 4 میل دور رہ گیا ہے۔ مجھے بادل کے گرجنے کی کوئی پرواہ نہ تھی، نہ بجلی کی کڑک مجھے خوفزدہ کر سکی۔ میں بار بار کلائی پر بندھی ہوئی گھڑی کی طرف دیکھتا جس کی دونوں سوئیاں آہستہ آہستہ 12 کے ہندسے پر جمع ہونے والی تھیں۔ 12 بجنے میں 7 منٹ باقی تھے کہ بگھی قلعے کے نزدیک پہنچ گئی۔ سیاہ بادل چھٹ چکے تھے، پھوار بند ہو چکی تھی اور سفید سفید بادلوں کے اندر چھپا ہوا چاند حیرت سے گرد و پیش کا منظر تک رہا تھا۔ قلعے کی سنگین اونچی سیاہ دیواریں مجھے دور سے نظر آئیں اور دل کی دھڑکن میں اضافہ ہو گیا۔ گاڑی کے پہیوں کی آواز اور گھوڑوں کی ٹاپ رات کے ہیبت ناک سناٹے کو چیرتی ہوئی آگے بڑھ رہی تھی۔ کورنے کی چند لمحے چھت میں لٹکے ہوئے جھاڑ کی طرف دیکھتا رہا۔ ہم بتوں کی مانند بے حس و حرکت پلک جھپکائے بغیر اس کی طرف تک رہے تھے۔ کورنیکی کا چہرہ متغیر تھا۔ ایک نامعلوم کرب کی لہر اس کے چہرے پر نمودار ہوئی۔ اس نے سر جھٹک کر کہا۔ میں نے بگھی قلعے کے صدر دروازے پر روکی اور اسے وہیں چھوڑ کر دیوانوں کی طرح بھاگتا ہوا ٹاس کے کمرے کی طرف چلا۔ قلعہ معمول سے زیادہ بھیانک اور سوگوار سماں پیش کر رہا تھا۔ دفتن ایک لرزہ خیز آواز سنائی دی، پھر انسانی چیخیں بلند ہوئیں جن میں بہت سی ملی جلی آوازیں شامل تھیں۔ میرا جسم سن ہو گیا اور پیر جیسے زمین نے پکڑ لیے۔ قلعے کے مشرقی حصے سے چیخوں اور قہقہوں کی آوازیں مسلسل بلند ہو رہی تھیں اور پھر آگ کے نارنجی شعلوں نے اس حصے کو چاروں طرف سے لپیٹ میں لے لیا۔ اب مجھے یاد نہیں کہ اس کے بعد کیا ہوا، آگ کیوں کر لگی، کس وقت بجھی اور یہ دردناک حادثہ کیسے پیش آیا۔ میں اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتا، مجھے صرف یہ معلوم ہے کہ جب میری آنکھ کھلی تو بدن کا ایک ایک جوڑ دکھ رہا تھا۔ میں نے دیکھا کہ قلعے میں بہت سے آدمی چل پھر رہے تھے، ان میں وردیاں پہنے ہوئے کئی سراغ رساں بھی شامل تھے۔ مجھے ہوش میں پا کر وہ میرے گرد کھڑے ہو گئے۔ یہ آگ کیسے لگی؟ ٹاسک کہاں ہے؟ میں نے نحیف لہجے میں دریافت کیا۔ میں نے کسی کی سسکیاں لینے کی آواز سنی۔ گردن گھما کر دیکھا تو ٹام ہاتھوں سے چہرہ چھپائے رو رہا تھا۔ پھر وہ کچھ کہے بغیر ایک طرف چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد میں پولیس افسروں کی مائیت میں قلعے کے مشرقی حصے کی طرف جا رہا تھا۔ آسیب زدہ کمرے کے سامنے تماشائیوں کی بھیڑ تھی اور ہر شخص خوفزدہ اور مبہوت نظر آتا تھا۔ کمرے کا دروازہ کھلا تھا اور اس کے اندر سے گوشت کے جلنے کی سی بو آ رہی تھی۔ مجھے دیکھ کر تماشائی ادھر ادھر ہٹ گئے۔ مسٹر کورنیکی، اپنا دل مضبوط کر کے کمرے میں دیکھیے، ممکن ہے کہ آپ اس حادثے پر کچھ روشنی ڈال سکیں، ایک پولیس افسر نے نرم لہجے میں کہا۔ میں آگے بڑھا۔ آتش دان کے اوپر جلی ہوئی انسانی لاش لٹک رہی تھی۔ اس کی گردن میں موٹے رسے کا پھندا پڑا ہوا تھا۔ آتش دان کی دائیں جانب مس ٹونی زنجیروں سے بندھی ہوئی تھی۔ اس کی کھوپڑی پاش پاش اور جسم خون میں لت پت تھا۔ میری آنکھوں کے سامنے جیسے پتنگے سے اڑنے لگے۔ پھر میں اتاہ تاریکی کے سمندر میں ڈوب گیا۔ کورنیکی نے ایک لمحہ توقف کے بعد سگریٹ سلگایا اور کرسی سے اٹھتے ہوئے بولا، دوستو رات بھیگ چکی، تم لوگ یہیں آرام کرو، اور ہاں،
तुम में से अगर कोई शख्स आयरलैंड जाकर वो किला देखना चाहता है तो बेहोशी जा सकता है। आग लगने के बावजूद आसेब ज़दा कमरा झूंका त्यों है, लेकिन रात के सन्नाटे में अब वहाँ कोई आवाज़ सुनाई नहीं देती। शहज़ादे की बेकरार रूह ने इंतकाम लेकर अब्दी सुकून हासिल कर लिया है। और बच्चों, यहीं पर आज की खौफनाक कहानी का अंजाम हुआ। उम्मीद है कि आप लोगों को ये कहानी बहुत बहुत पसंद आई होगी, और अगर इसी तरह की मज़ीद कहानी आप सुनना चाहते हैं तो हमारा चैनल जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह हाफ़िज़।